कक्षा 8 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके 2 अप्रैल 2024 को जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा उसके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन बैंक जारी किया है उसके सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं और इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका जो 2 अप्रैल का पेपर आएगा वो आपके बहुत ही शानदार होगा और आप जो 80 में से 80 नंबर जो प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना और इन प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन 2 अप्रैल को आएगा तो वो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। पेपर जो बनेगा वो आपके 3 तो आपके सामाजिक की किताब है उनमें से बनेगा और एक आपके राजस्थान अध्ययन की किताब है राजस्थान जीके की। तो 20 नंबर की क्वेश्चन आपके राजस्थान हमारा राजस्थान जो किताब है आपके पास में होगी वो किताब। नहीं हो तो कमेंट करके बता देना, उसकी पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर डाल देंगे तो आप पीडीएफ से प्राप्त पढ़ लेना। बाकी 20 नंबर की क्वेश्चन आपकी उस किताब में से पूछे जाएंगे और 60 नंबर की क्वेश्चन 20-20 नंबर के आपके 3 जो आपकी सामाजिक की किताबें हैं उनमें से आएंगे। तो ऐसे कुल मिला के 80 नंबर का आपका पेपर बनेगा और इन सभी प्रश्नों के लिए आपको ये पीडीएफ अच्छे से तैयार कर लेनी है। मैंने आपके यहाँ पर हिंदी के, इंग्लिश के, विज्ञान का, गणित का और सभी पेपर बाकी के अपलोड करके वो आपने देख लिए और आपने बहुत सारे कमेंट किए कि सबसे पहले कि सामाजिक का भी लाओ, सामाजिक का भी लाओ। तो फिर आज फाइनली आपका जो वो दिन आ गए हैं कि हमने आपके लिए सामाजिक का जो क्वेश्चन बैंक है वो पूरा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको बिल्कुल रेडी रख रखा है और आपका जो वीडियो तैयार है। तो ये आपके सामने सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक है जो कि आपके 2 अप्रैल का पेपर होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने पिछले वीडियो में बहुत सारा है जो कमेंट किया था, बहुत सारे जो प्रश्नों के उत्तर दिए थे। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो में भी इसी प्रकार से कमेंट करेंगे। मैं जो आपसे प्रश्न पूछूंगा उनके उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। पिछले वीडियो में जिन्होंने उत्तर दिया था उनका नाम भी आपको अगले वीडियो में देखने को इस वीडियो में आगे आपको देखने को मिलेगा। तो आइए आप सबकी जो भारी डिमांड पर है जो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और सामाजिक विज्ञान का जो 2 अप्रैल को पेपर आएगा उसके लिए इसका जो क्वेश्चन बैंक है उसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। और क्वेश्चन बैंक को शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी होली, आप सभी को यहाँ अपनी ओर से हैप्पी होली। आप सभी का जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा होगा। आप अपना जो त्यौहार इसको आज एंजॉय करें, इसके बाद में आपका जो पेपर है वो बहुत ही शानदार होगा। तो दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर कर देना और मेरी ओर से आप सभी को हैप्पी होली। आप भी कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली ज़रूर लिखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन बैंक है उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप से डाउनलोड कर लेना। ऐप के ऊपर आप सामाजिक का टेस्ट भी दे सकते हैं। आपके सामाजिक का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट भी बना रखा है तो आप टेस्ट दे देना। टेस्ट कैसे देना है इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दे रखी है, वहाँ पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करके आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने के बाद में आप अपना जो स्कोर है अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे अपने ग्रुप में जो शेयर जरूर करना। और ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आए तो उसका फोटो खींचकर इस नंबर पे भेज देना। तो आइए अब हम आपका जो सामाजिक विज्ञान का सोशल साइंस एसएसटी का जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसको इस वीडियो में सोल्व करते हैं। तो ये फाइनली आपके सामने सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक है और मैं एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल से आपको सोल्व करके बताऊंगा, यानी कि आपको तैयार करवाऊंगा ताकि आपके परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो एक भी क्वेश्चन आपके गलत ना हो। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, बिना स्किप किए अगर आप वीडियो देखेंगे तो ही आपको फायदा मिलेगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे, आधा अधूरा देखेंगे तो आपको कोई फायदा यहाँ से नहीं होने वाला है। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखना। सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आयुष्मान भारत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये आयुष्मान भारत आपने देखा होगा आजकल जो आपके आसपास में जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, आपके आसपास में स्कूल के पास में उप स्वास्थ्य केंद्र होगा, वहाँ पर ये आयुष्मान भारत का आपको जो दिखेगा तो ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा आपके स्वास्थ्य। हॉस्पिटल जो देखा होगा आपने आसपास में, वहाँ पर आपने आयुष्मान भारत का नाम जरूर देखा होगा। तो आयुष्मान भारत जो है आपके हॉस्पिटल से संबंधित है, इसका उत्तर हो जाएगा आपके स्वास्थ्य। एक आपने नाम सुना होगा पीएम श्री योजना, ठीक है। पीएम श्री योजना किससे संबंधित है? वो आपके विद्यालयों से संबंधित है, स्कूलों से संबंधित है। जैसे नवोदय स्कूल शुरू हो रहे हैं, चल रहे हैं, वैसे ही पीएम श्री जो स्कूल है वो आपके केंद्र सरकार की एक योजना है जो कि शिक्षा से संबंधित है। तो इसको आपको अच्छी प्रकार से याद करना है। पीएम श्री ये आपके शिक्षा से संबंधित योजना है। अगला प्रश्न आपके भूदान आंदोलन के जनक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके विनोबा भावे। विनोबा भावे जो है इनको भूदान आंदोलन का जनक कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा इसमें आपके विनोबा भावे, ये भूदान आंदोलन के जनक थे। अच्छा, इसमें विनोबा भावे के अलावा नाम दे रखा आपको महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और इनका जन्म जो है हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को हम प्रतिवर्ष जो गांधी जयंती के रूप में इनका जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? आप में से किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट है फिर आपके राजा राम मोहन राय। ये बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय, और इनके द्वारा जो
और राजा राम मोहन राय के ही प्रयासों से 1829 में इन्हीं के प्रयासों से जो सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। कौन सी प्रथा पर रोक लगा दी गई थी? सती प्रथा पर रोक लगाई थी। इन्हीं के प्रयासों से, ये बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। तो याद रखना, ये जो विधवा विवाह के समर्थक थे और सती प्रथा के ये विरोधी थे। सती प्रथा पर रोक कब लगी थी? तो 1829 में लगी थी। और किन के प्रयासों से? तो ये थे अपने ये राजा राम मोहन राय। हीरालाल शास्त्री अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। ये राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 है, नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है, नगर अध्यक्ष कहलाता है, सभापति कहलाता है या फिर महापौर कहलाता है? तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको या तो महापौर कहा जाता है या फिर इसको मेयर भी कहा जाता है। महापौर या फिर इसको मेयर भी कहा जाता है। याद रखना, इसको महापौर या मेयर भी कहा जाता है। प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है उसको प्रधान कहा जाता है। नगर अध्यक्ष, ये नगर अध्यक्ष होता है, नगर का अध्यक्ष नगर अध्यक्ष कहलाता है। सभापति क्या होता है? जो जिला परिषद होती है उसका जो अध्यक्ष मुख्य आदमी होता है, अध्यक्ष होता है। तो जिला परिषद का जो सदस्य होता है उसको हम क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं। और इसके अलावा नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है उसको नगर पालिका अध्यक्ष ही कहा जाता है। नेक्स्ट है फिर आपके ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का मुखिया प्रधान होता है, सरपंच होता है, ग्राम प्रमुख होता है या फिर सभाध्यक्ष होता है? इसका उत्तर हो जाएगा आपके सरपंच। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो सरपंच होता है। और ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, ग्राम पंचायत के वार्ड के जो सदस्य होते हैं उसको वार्ड मेंबर कहा जाता है। ठीक है, वार्ड पंच कहा जाता है इनको। प्रधान जो होता है वो पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है ये। नेक्स्ट है, सालिम सिंह की प्रसिद्ध हवेली कहाँ स्थित है? तो सालिम सिंह की हवेली कह दो या पटवों की हवेली कह दो। पटवों की हवेली, हवेलियों का शहर किसको कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। तो याद रखना, सालिम सिंह की हवेली, पटवों की हवेली, गुमानमल की हवेली, ये सभी हवेली आपके, नथमल की हवेली, ये सभी हवेलियाँ जैसलमेर ज़िले में स्थित है। आप में से कोई जैसलमेर ज़िले का स्टूडेंट होगा तो उसको पता होगा जैसलमेर जो है वो हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत सारी हवेलियाँ आपको जैसलमेर ज़िले में देखने को मिलेगी। इसके अलावा मंडावा वगैरह जो है आपके शेखावटी क्षेत्र, इसमें भी कई सारी आपको हवेलियाँ देखने को मिलती हैं। जयपुर, तो जयपुर को क्या कहा जाता है? जयपुर को जो गुलाबी शहर कहा जाता है, गुलाबी नगरी कहा जाता है, इसको पिंक सिटी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, जयपुर अपने राजस्थान की राजधानी भी है। यहाँ पर हवा महल बना हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। बीकानेर में आपको याद करना है, जूनागढ़ बना हुआ है। जूनागढ़ ये एक किला है, दुर्ग है जूनागढ़। और सीकर, ये एजुकेशन हब के रूप में इसको जाना जाता है। तो सीकर ये अर्धचंद्राकार है जो आकृति वाला जिला है। अगला प्रश्न है, श्री एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो एकलिंग जी का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? जयपुर में, नाथद्वारा में, उदयपुर में या राजसमंद में? तो एकलिंग जी का जो मंदिर है वो उदयपुर से 15-20 किलोमीटर दूर कैलाशपुरी नामक स्थान है, एक कैलाशपुरी। उस कैलाशपुरी नामक स्थान पर जो एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है, जो बप्पा रावल ने बनवाया था, जो बहुत ही पुराना मंदिर है। मेवाड़ के जितने भी शासक हुए उन सभी के जो आराध्य देव के रूप में जाने जाते हैं। ये इनके स्वयं में जो इनको, ये मेवाड़ के जो वास्तविक संस्थापक वो एकलिंग जी को माना जाता है। बाकी यहाँ के जितने भी शासक हुए वो अपने आप को इनका जो दीवान मानते हैं। तो याद रखना, ये उदयपुर में स्थित है। तो नाथद्वारा में क्या है? नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है। राजसमंद में द्वारिकाधीश जी का मंदिर है, कांकरोली द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। राजनगर, राजसमंद, देखो राजसमंद नाम का कोई जिला नहीं है अपने आप में। जैसे आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, इसमें आपको एक थोड़ा सा एक फैक्ट अच्छा लगेगा ये, कि राजसमंद नाम की कोई जगह नहीं है। आप जैसे उदयपुर जाना हो तो उदयपुर तो आप चले जाओ कि उदयपुर कोई कोई जगह है पूरी धरती पे, नाथद्वारा भी कोई जगह है, जयपुर भी जगह है, लेकिन राजसमंद नाम की कोई जगह नहीं है। असली आपको राजसमंद नाम की कोई जगह मिलेगी नहीं। आपको मिलेगा या तो राजनगर मिलेगा, या तो मिलेगा राजनगर, या फिर आपको कांकरोली। तो ये याद रखना, राजसमंद तो केवल एक झील है। राजसमंद एक वहाँ पे बड़ी झील है, बहुत बड़ी झील है। वहाँ पर जो 25 बड़े बड़े शिलालेखों पर जो संस्कृत भाषा में अपने मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। तो ये सबसे बड़ी झील है। गोमती नदी का पानी इसमें आता है। और ठीक है, इसमें आपके जो बहुत बड़ी झील है, इसी झील के आधार पर इसका जो नाम है वो राजसमंद झील के नाम पर जिले का नाम राजसमंद रखा गया। ये राजसमंद है, याद रखना। तो ये आपको याद रखना है। और अच्छा, आप में से किसी को पता है खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना कि खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है। एक करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? करणी माता का मंदिर आप में से किसी को पता हो तो बताना। वहाँ पर सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं। करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं जिनको काबा कहा जाता है। करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं जिनको काबा कहते हैं।
और ये हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, खाटू श्याम, इनका मंदिर किस जिले में है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राजस्थान में पहली रेल कब चली थी। तो राजस्थान में सबसे पहली बार जो रेल चली थी वो अपने आगरा से बांदीकुई चली थी। बांदीकुई जो कि दौसा जिले में आता है, बांदीकुई जो कि दौसा जिले में आता है। आप में से होगा कोई दौसा जिले का, उसको पता होगा दौसा जिले में एक स्थान पड़ता है बांदीकुई, और ये दौसा में पड़ता है। आगरा फोर्ट से ये बांदीकुई के बीच में चली थी अपने राजस्थान में ट्रेन। सबसे पहले कब चली थी ये चली थी 20 अप्रैल 1874 को। 20 अप्रैल 1874 को ये वाली जो रेल है वो चली थी। तो इसका जो उत्तर है आपके 20 अप्रैल 1874 इसका उत्तर हो जाएगा। ये कब से कहाँ तक चली थी, तो आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में चली थी, अपने राजस्थान में दौसा जिले के बीच में ये चली थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित का मतलब ये होता है कि जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, जैसे सड़क है, मृदा है, झीलों का जल है, खनिज है। क्या इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी जो अपने मनुष्य ने बनाई है, तो सड़क है वो आपके मनुष्य के द्वारा बनाई गई। तो मृदा, झीलों का जल, ये खनिज, ये जो मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है। तो ये आपके मानव निर्मित, इसको कृत्रिम कहते हैं, जबकि ये प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। ये वाले जो होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अच्छा, सड़क बनाने में कौन से पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है। आपने साइंस में पढ़ा है कि एक पेट्रोलियम उत्पाद होता है जो जिसका उपयोग सड़क बनाने में किया जाता है। तो कमेंट करके बताना कौन सा उत्पाद है पेट्रोलियम का जिसका उपयोग सड़क बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपके, तीव्र ढाल वाले स्थानों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। तो इसका जो उत्तर है आपको कर देना है वेदिका कृषि। वेदिका कृषि को जो मृदा अपरदन रोकने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। नेक्स्ट है, मृदा निर्माण का घटक नहीं है। इनमें से कौन सा मृदा निर्माण का घटक नहीं है। तो इनमें से देखो, जनक सेल तो होता है, स्थलाकृति भी होती है, समय भी होता है, जैव पदार्थ इसका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, ये वाला आंसर आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक कौन सा है। कॉफ़ी जिसको हम हिंदी में कहवा कहते हैं। कॉफ़ी को क्या कहा जाता है, कहवा कहा जाता है। जैसे पेय पदार्थ में जाना जाता है ये कॉफ़ी और चाय और कॉफ़ी जो होती है वो पेय पदार्थ में जानी जाती है। ये कौन सा पदार्थ है, ये पेय पदार्थ होता है, कॉफ़ी और चाय। और अपने को बताना है कि कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक यानी कि कहवा उत्पादक प्रमुख देश कौन सा। तो याद रखना, ये कॉफ़ी जो है वो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा आपकी कॉफ़ी में ब्राज़ील करेंगे इसमें। ठीक है, याद रखना कॉफ़ी ब्राज़ील। जबकि चाय में अपना आसाम सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो चाय उत्पादित की जाती है वो आसाम में, पश्चिम बंगाल में और इस साइड में की जाती हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो प्रथम इस्पात का जो कारखाना सबसे पहले स्थापित किया गया था वो 1907 में स्थापित किया गया था। 1907 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो ये जमशेदपुर में जिसको स्थापित किया गया था, जो कि जमशेद जी टाटा के नाम से जाना जाता है। जमशेद जी टाटा, जो टाटा मोटर्स है, आपने देखा होगा टाटा मोटर्स या टाटा IPL आपने देखा होगा, नाम सुना होगा। तो ये टाटा जो है वो एक ये इस्पात की बड़ी जो कंपनी है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना, टाटा जमशेद जी टाटा के द्वारा जमशेदपुर में इसकी जो स्थापना है वो 1907 में की गई थी। और ये अभी वर्तमान में झारखंड राज्य में आता है। ठीक है, याद कर लेना ये झारखंड। और ये इसका जो स्थापित कारखाना किया गया था वो सबसे पहले ये जो स्थान था वो आपके सागची था। क्या था, सागची था। तो अब इसको सागची याद रखना। जमशेदपुर तो वो पूरा बड़ा स्थान है, उसमें से भी स्थान है आपके सागची। तो इस सागची को आपको याद करना है। नेक्स्ट फिर आपकी ये दूसरे देश से आते हैं। जो दूसरे देश से आते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रवासी, उत्प्रवासी, आप्रवासी या विदेशी। देखो, जो दूसरे देश से आते हैं उनको कहा जाता है प्रवासी। क्या कहा जाता है उनको, प्रवासी। जैसे प्रवासी पक्षी का आपने नाम सुना होगा। अपने राजस्थान में भरतपुर जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर जो साइबेरियन सारस आते हैं, साइबेरियन सारस, सर्दी के दिनों में आपने देखा होगा साइबेरियन सारस आते हैं और बहुत बड़े बड़े जो इसमें सारस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये प्रवासी पक्षी कहा जाते हैं, जो कि दूसरे देशों से अपने देश में आते हैं, प्रजनन के लिए अपने देशों में ये आते हैं। तो ये आपको याद रखना है, प्रवासी पक्षी या प्रवासी कहलाते हैं, जो कि दूसरे देश से आते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि 14वां, जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो, इसका उल्लेख किस में मिलता है। जीवन के अधिकार का उल्लंघन न हो तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 72। तो जीवन जीने का जो अधिकार मिलता है वो अनुच्छेद 21 में मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 21। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अच्छा अपने भारत के जो संविधान है इसमें कितने अधिकार हैं, अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार कितने हैं, कमेंट करके बताना।
अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? पहले 7 थे, अब कितने हैं? कमेंट करके बताना इसका उत्तर। अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं और कौन से मौलिक अधिकार को अभी हटा दिया गया है? अगला प्रश्न आपकी 15वां कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखो, राजस्थान में मराठा जो इसकी शक्ति को रोकने के लिए एक सम्मेलन का आयोजित किया गया था 17 जुलाई 1734 को। 17 जुलाई 1734 को। देखो, बहुत ही अच्छी डेट है ये, 17 जुलाई 1734, ऐसे याद हो जाएगा ये। इस दिन भीलवाड़ा का एक स्थान पड़ता है। आप में से कोई भीलवाड़ा जिले का होगा तो उसको पता होगा कि भीलवाड़ा में एक स्थान है हुरडा। ठीक है, भीलवाड़ा में एक स्थान पड़ता है हुरडा, जहाँ पर जो एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। वहाँ पर राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं का, जो राजपूताना के जितने भी शासक थे, उन सभी का उसमें सम्मेलन बुलाया गया था कि कैसे जो मराठाओं को रोका जाए राजस्थान में प्रवेश के लिए। तो उन पर नियंत्रित करने के लिए, उनको नियंत्रण रखने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया था 17 जुलाई 1734 को, जो कि भीलवाड़ा के हुरडा नामक स्थान पे हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो मेवाड़ के महाराणा ने की थी। मेवाड़ के महाराणा का नाम क्या था? महाराणा जगत सिंह द्वितीय। ये मेवाड़ के महाराणा थे उस समय, उनके द्वारा ये की गई थी। तो आपको एक तो इसकी डेट याद रखनी, 17 जुलाई 1734। 17 जुलाई 17 दूनी 34 ऐसे याद कर लेना, 34 17 34, 17/7 1734 ऐसे याद करना। 17/7 1734 को ये सम्मेलन हुआ था। भीलवाड़ा का एक जगह पड़ती है हुरडा, जहाँ पर हुआ था। किसने इसका अध्यक्षता की थी? इसका अध्यक्ष कौन था इस सम्मेलन का? तो मेवाड़ के महाराणा थे जगत सिंह द्वितीय। ये जगत सिंह द्वितीय के द्वारा इसका जो इसमें अध्यक्षता की गई थी। पहले अध्यक्षता इनके पिताजी को करनी थी, लेकिन इनके पिताजी की जो डेथ होने के कारण फिर इनके स्थान पे जो इनके बेटे जगत सिंह द्वितीय ने की थी। इनमें कौन कौन आए थे? तो इसमें जोरावर सिंह आए थे, दुर्जन साल आए थे, अभय सिंह आए थे, भक्त सिंह आए थे, गोपाल दास आए थे, राज सिंह आए थे। ये प्रमुख जो शासक थे जो कि यहाँ पर आए हुए थे। तो याद रखना, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में वो सभी राजपूत शासकों का एक सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को। और इस सम्मेलन में मेवाड़ के शासक जगत सिंह द्वितीय और जयपुर के महाराजा जो थे सवाई जय सिंह, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह, कोटा के दुर्जन साल, बीकानेर के सुजान सिंह, नागौर के उस समय भक्त सिंह थे, और बूंदी के दलेल सिंह थे, करौली के गोपाल सिंह थे, किशनगढ़ के राज सिंह थे। इनके अलावा भी बाकी के भी और जो राजपूत राज्य थे वहाँ के राजाओं ने यहाँ पे भाग लिया था। और सभी का उद्देश्य एक ही था कि जो मराठा का जो विरुद्ध है वो अभियान को रोका जाए। मराठा का जो अभियान है उसको रोकना। मराठा सम्मेलन मराठा के विरुद्ध जो राजपूतों को एकत्रित करना, संगठित होना, ये इसका जो प्रमुख उद्देश्य था। तो याद कर लेना इसको। इसमें से एक क्वेश्चन आपके फेक से पूछा जाता है। फिर आपके आता है क्वेश्चन नंबर अगला कि रोलट सत्याग्रह क्या है, कब हुआ? तो रोलट सत्याग्रह जो आया था वो आपके 1919 में आया था। ये कब आया था? ये 1919 में आया था। ये एक प्रकार का एक ये बिल था, ये सत्याग्रह किया गया, ये 1919 में किया गया था। तो ये बिल क्या था, ये क्या एक्ट क्या था इसमें? तो इसको सिडनी एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें आपके जो बिना किसी मुकदमा चलाए आपको जो गिरफ्तार कर सकता है उसको जेल में रखा जा सकता है। तो ये आपके इस रोलट एक्ट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विधवा विवाह के पक्षधर कौन थे? विधवा विवाह के पक्षधर कौन? तो याद रखना, विधवा विवाह के जो पक्षधर थे, एक तो आपने ऊपर नाम बताया था जो राजा राम मोहन राय थे वो थे। इसके अलावा आपके जो ईश्वरचंद विद्यासागर हैं, ईश्वरचंद विद्यासागर भी इसमें आपके विधवा विवाह के पक्षधर थे। और आपने देखा होगा हिंदू महाविद्यालय जो थे वो इन्हीं के द्वारा जो स्थापित करवाया गया था। और कलकत्ता में और फिर जो मुंबई में विद्यासागर जी के द्वारा बहुत सारे जो विधवा विवाह करवाए गए थे। तो ये आपको याद रख लेना है, ईश्वरचंद विद्यासागर जो कि विधवा विवाह के पक्षधर थे। नेक्स्ट है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो शांति निकेतन आपको पता होगा ये एक स्थान है जो कि आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है, कोलकाता में पड़ता है ये, जिसकी स्थापना आपने जो जनगण मन लिखा था, राष्ट्रगान, जिनके द्वारा जो जनगण मन लिखा हुआ था, जनगण मन, तो जनगण मन जो राष्ट्रगान लिखा गया था उनके जो संस्थापक थे वो ये रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। इन्हीं के द्वारा जो शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। तो याद रखना इसमें शांति निकेतन ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये बात आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेनी। एक आपकी किताब में नाम आया है, आपकी जो महिला एवं जाति सुधार वाला पार्ट है, इसमें किताब का नाम आया है गुलामगिरी। क्या नाम है किताब का? गुलामगिरी। तो आप में से कमेंट करके बताएंगे कि ये जो गुलामगिरी किताब है इसके लेखक कौन है? ये गुलामगिरी किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? आप में से ही कमेंट करके आपको बतानी है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि गुलामगिरी जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई थी।
और उनके द्वारा जो स्थापित समाज का नाम है वो था सत्यशोधक समाज। इनकी जो जो संगठन बनाया था इन्होंने, जिसने जो ये जिन महात्मा जिस व्यक्तित्व ने ये गुलाम की किताब लिखी थी, उन्हीं के द्वारा ये सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की गई थी। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो ये भी आपको इसी प्रकार से याद कर लें। अगला प्रश्न है आपके, टीपू सुल्तान की तलवार बनी हुई थी। देखो टीपू सुल्तान, आपको पहले तो टीपू सुल्तान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। टीपू सुल्तान को आपके शेर ए मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है, ये आपको अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? शेर ए मैसूर कहा जाता है। और इनका ये जो पुत्र थे वो हैदर अली के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? हैदर अली के। इनके पिता का जो नाम है वो क्या था? हैदर अली था। टीपू सुल्तान बहुत ही एक महान जो शासक हुए हैं अपने टीपू सुल्तान। तो याद रखना, ये मैसूर राज्य के दक्षिण भारत में जो मैसूर है वहाँ के ये शासक थे। तो बहुत ही ताकतवर शासक थे। इसके अलावा आपको इसमें याद रखना है, टीपू सुल्तान की जो अंग्रेज़ों के साथ में जो लगभग चार बार है जो आपकी इनकी जंग हुई थी। 4 बार इनका जो युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों के साथ में टीपू सुल्तान का। और आपकी किताब में एक टीपू का एक खिलौना शेर भी दे रखा है, आप देख लेना इसमें किताब में। व्यापार से साम्राज्य तक वाले जो पार्ट है आपका, उसमें इसका फोटो दे रखा है, एक इसमें चित्र दे रखा है। ठीक है, एक शेर दहाड़ रहा था, नकली शेर। तो ये वाला एक आपके फ़ोटो दे रखा है, उसको आपको एक बार ज़रूर देख। तो इसमें आपको एक तो याद रखना है ये स्टील की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? ये स्टील की बनी हुई थी। और शेर ए मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को जाना जाता है। ये आपको अच्छी प्रकार से याद रखना। एक आपको कमेंट करके बताना कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये आप कमेंट करके बताना। प्लासी का युद्ध कब हुआ था और ये किन किन के बीच में हुआ था, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना। प्लासी का युद्ध किन के बीच में हुआ था और ये कब हुआ था। इसके अलावा एक और आपको बताना है कि जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था। भारत का पहला गवर्नर, ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, एक तो ये बताना आपको। ठीक है, और एक आपका ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था ये बताना। एक आपको ये बताना है कि ये जो रानी चेन्नम्मा है, रानी चेन्नम्मा, ये रानी चेन्नम्मा कौन थी, ये आप कमेंट करके बताना। ये 3-4 क्वेश्चन है, इनके उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। आपको ये उत्तर कहाँ मिलेंगे, तो आपके दूसरे पार्ट में मिल जाएंगे। तो आपको वहाँ पे इसको अच्छी प्रकार से देख लेना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कौन से दशक में बना है। तो देखो इसका जो रियल ऑप्शन है, देखो अलग अलग इसमें किताबों में अलग अलग इसका नाम दे रखा है। वैसे इसकी जो स्थापना है वो तो 1891 में हुई थी। 11 मार्च 1891 को इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन ऑप्शन में आपके कोई 11 मार्च तो है नहीं, इसमें आपके 1891। तो फिर इस सवाल को हम भी यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। इसका जो उत्तर आपके 1891 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके मिलान करने वाला है ये। इसमें आपको मिलान करना है कि जैसलमेर में क्या है, पटवों की हवेली है। उदयपुर में क्या है, ये जयसमंद झील है। जयसमंद झील अब आपके सलूम्बर ज़िले में आती है। आपके जिला उदयपुर से अलग हो गया सलूम्बर, तो वैसे आपको मिलान उसको उदयपुर में ही करना है। तो उदयपुर में आपके जयसमंद झील है, बहुत बड़ी झील है ये आपके। इसके पास में इसमें छोटे बड़े 7 टापू हैं। सबसे बड़े का टापू का नाम बाबा का बाकड़ा है, प्यारी है। इसमें 2 नहरें निकाली गई हैं। 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था। ठीक है, संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, संविधान दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है, कितनी तारीख को संविधान दिवस मनाया जाता है, ये कमेंट करके आपको बताना है। 30 मार्च को मनाते हैं हम राजस्थान दिवस। आपको पता होगा 30 मार्च को अपने गणित का पेपर भी है। ठीक है, 30 मार्च को अपना गणित का पेपर भी है। तो गणित के पेपर के दिन हम कौन सा दिवस मनाएंगे? ये 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, अभी वर्तमान में अपने राजस्थान में कितने ज़िले हैं? पहले 33 ज़िले थे और 7 संभाग थे। अब राजस्थान में कितने तो ज़िले हो गए और कितने संभाग हो गए, ये कमेंट करके आपको बताना है। और ये भी बताना है आपको कि जैसे आपका जो 33 ज़िले हैं, आपका जो मैप आएगा वो 33 ज़िलों वाला ही आएगा। ठीक है, 50 ज़िलों वाला मैप आपके नहीं आएगा। तो 33 ज़िलों को आपको तैयार करना है। अभी ज़िले कितने टोटल वो बताना आपके, और एक आपका ये बताना कि संभाग कितने हैं। अगला प्रश्न फिर आपके मिलान करना है इसमें। तो मेघालय जो है वो आपके अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले थे। इसके अलावा झीलों की नगरी किसको कहा जाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय क्या थे? तो ये आपके समाज सुधारक थे। और मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नागपुर से संबंधित है। नेक्स्ट फिर आपके मिलान करना, इसमें भी आपको। अच्छा, झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। तो आपको बताना है कि पहाड़ों की नगरी किसको कहा जाता है?
पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी किसको कहा जाता है? नेक्स्ट है फिर आपके पटसन। एक पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है, इसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। साक्षी में भारत का पहला इस्पात का कारखाना खुला था। साक्षी जो कि आपके जमशेदपुर में है, इसमें पहला इस्पात का कारखाना लगा था। नेक्स्ट है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ये आपके स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित हैं, ये आपके स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित हैं और नील उत्पादन पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके मृदा एक विशिष्ट प्रकार का क्या है? तो ये संसाधन है, याद कर लेना संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं। अनवीकरणीय जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, जबकि नवीकरणीय वाले असीमित होते हैं। सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति कहा जाता है। संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कौन कौन से होंगे 3 अंग? विधायिका होती है एक, तो एक इसमें कार्यपालिका होती है, एक आपकी न्यायपालिका होती है। अच्छा, अपने भारत का सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? कमेंट करके बताना। और अपने राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये आप कमेंट करके बताना। भारत में कृषि एक क्रिया है, तो ये प्राथमिक क्रिया के रूप में जानी जाती है। वेदिका फार्म किसको रोपने में काम आती है? तो वेदिका विधि ये किसके लिए काम आती है? मृदा अपरदन को रोकने में काम आती हैं। नेक्स्ट है आदिवासी शब्द का मतलब क्या होता है? मूल निवासी। आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। भारत में सबसे पहले रेल कब चलाई गई थी? तो राजस्थान में सबसे पहले रेल 1874 में चली थी। ये आपके 20 अप्रैल 1874 को आपके ये किसके बीच में चली थी? ये मुंबई, ये इसके आगरा फोर्ट और बांदीकुई के बीच में चली थी। भारत में पहली जो रेल चली थी वो मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में कहाँ स्थित है? ये सांगानेर में स्थित है। ये अपने राजस्थान में का जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, वो जयपुर में स्थित है। जयपुर में भी कहाँ पे? ये सांगानेर में। अच्छा, एक हवाई अड्डा आपके उदयपुर में भी स्थित है। तो उदयपुर में जो हवाई अड्डा है उसका नाम है महाराणा प्रताप इंटरनेशनल हवाई अड्डा। तो उदयपुर में जो हवाई अड्डा स्थित है वो उदयपुर में किस स्थान पे है? उदयपुर में जो एयरपोर्ट है वो किस स्थान पे है? जैसे जयपुर में तो सांगानेर में है, वैसे आपको बताना है कि उदयपुर में हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। अच्छा, आप में से किसी के आसपास में जिले में और कोई हवाई अड्डा हो तो उसका नाम आप कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे एक जोधपुर में भी हवाई अड्डा है। जोधपुर में जो हवाई अड्डा है वो रातानाड़ा में है। जोधपुर में हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये रातानाड़ा स्थान पड़ता है, वहाँ पर आपका जो हवाई अड्डा बना हुआ है। अब बीकानेर में भी नाल नामक स्थान पर बना हुआ है। बीकानेर में भी नाल नामक स्थान पर भी, जैसलमेर में भी हवाई पट्टी बनी हुई है और भीलवाड़ा में भी जो हमीरगढ़ है वहाँ पर हवाई पट्टी बनी हुई है। तो ये कुछ स्थान है जहाँ पर जो आराम से आपको हवाई अड्डे देखने को मिलेंगे। तो आप कमेंट करके बताना कि आपके जो उदयपुर में है वो हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है और आपके आसपास में और कौन सा हवाई अड्डा आप जानते हैं, कमेंट करके इसका उत्तर ज़रूर बताना। निजी और सरकारी अस्पताल में कैशलेस इलाज हेतु योजना प्रारंभ की गई, तो ये आयुष्मान भारत से संबंधित हो जाएगी। तो आपके ये लघुतरात्मक प्रश्न है कि वाणिज्यिक कृषि किसे कहा जाता है? वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? देखो, वाणिज्यिक कृषि वो कृषि होती है जिसमें फसल का उत्पादन भी किया जाता है, कृषि भी की जाती है, उसमें पशुपालन भी किया जाता है। तो पशुपालन और कृषि दोनों को मिलाकर जो कृषि करते हैं उसको वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न आपकी कि उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो कृषि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? एक तो आपके प्राकृतिक कारक हैं, आर्थिक कारक है, सिंचाई है, सामाजिक है, राजनीतिक है, ये सभी कारक है जो कृषि को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? यह कौन से क्षेत्र में पैदा होता है? तो आप सभी को पता होगा सुनहरा रेशा जो है वो गोल्डन फाइबर के नाम से इसको जाना जाता है। जो पटसन है, पटसन जिसको हम जूट कहते हैं, ये वाला जूट, पटसन जूट जो होता है ये सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है। और ये जो भी बाढ़ वाले इलाके होते हैं, जो फसल बाढ़ वाले इलाके होते हैं उनके मैदानी भागों में इसको उगाया जाता है। बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पानी जमा होता है तो वहाँ पर इसको उगाया जाता है। और इसका जो ये रंग होता है वो सुनहरे रंग का होने के कारण इसको गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में ये वाला सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। ये अपने आसपास में भी खूब है। जैसे बोरियाँ जो होती हैं, आपने देखी होगी बोरियाँ, बोरी का जो कट्टा होता है बोरियाँ, वो जो आपके होता है वो इस पटसन का ही होता है। बोरी है, तिरपाल है, कागज़ है, थैले हैं, रस्सी है, ये आपके इसके बोरियाँ इससे पटसन से बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है फिर आपकी ये उद्योगों का वर्गीकरण किन किन आधार पे होता है? तो औद्योगिक का जो वर्गीकरण, उद्योग जो बनते हैं वो आपके अलग अलग प्रकार से होते हैं। एक तो कच्चे माल के आधार पे, कच्चे माल के आधार पर भी हमें जो उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें आकार के आधार पे, कोई लघु उद्योग है, कोई मध्यम उद्योग है, कोई बड़ा वृहद उद्योग है, तो आकार के आधार पर भी इसका वर्गीकरण कर सकते हैं।
और स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व का मतलब किसी का जो उद्योग है वो खुद का उद्योग है, निजी कंपनी है किसी की, कोई जो सरकारी कंपनी है, कोई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, कोई संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है। इस प्रकार से हम इसको अलग अलग 4 भागों में बांट सकते हैं। तो कच्चा माल है, आकार है और स्वामित्व के आधार पर हम अलग अलग भाग में इसको उद्योगों को वर्गीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो एक तो पहली तो कारक है आपके पूंजी। पहला कारक तो क्या है, पूंजी, पैसे। पैसे उद्योग को प्रभावित करते हैं। अगर आपके पास में पैसे हैं तो आप उद्योग लगा देंगे, पैसा नहीं है तो फिर आप उद्योग नहीं लगा पाएंगे। दूसरा है यातायात की सुविधा। यातायात की सुविधा, तो जो भी आप उद्योग लगा रहे हैं उसको लाने ले जाने के लिए, माल को लाने ले जाने के लिए आपके पास में सड़क की, रेल मार्ग की, यातायात की सुविधा होनी चाहिए। फिर तीसरा है आपके सरकारी नीति। सरकारी नीति, आप जो भी उद्योग लगा रहे हैं उसको सरकार प्रोत्साहित करें, उसको आगे मोटिवेट करें, आपके उत्पाद को आगे से आगे बढ़ाएं। इस प्रकार से कुछ जो कारक हैं जो कि आपके उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आपके आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड किस उद्योग को कहा जाता है। याद रखना, आधुनिक उद्योगों का जो मेरुदंड है वो इस्पात उद्योग को कहा जाता है। कौन से उद्योग को कहते हैं, इस्पात उद्योग को कहा जाता है। इस्पात उद्योग कह दो या लोह उद्योग कह दो, इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि देखो आप चाहे कोई सा भी उद्योग लगा लो उसमें आपको इस्पात लोहे की आवश्यकता पड़ेगी। कोई सा भी उपकरण बना लो लोहे की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई सा भी उद्योग लगा रहे हैं सबसे पहले आपको इस्पात उद्योग से इस्पात लाना पड़ेगा। तो कोई सा भी उद्योग की कल्पना करें हो आप तो उसमें आपको ये इस्पात की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो सारी चीज़ें, चाहे आप उसमें परिवहन के साधन बना रहे हो, रेल बना रहे हो तो इस्पात की ज़रूरत पड़ेगी, आप ट्रक बना रहे हो तो उसके लिए इस्पात की ज़रूरत पड़ेगी, कोई आप उपकरण बना रहे हो तो इस्पात की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड, इसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इस इस्पात उद्योगों का जो मेरुदंड या फिर रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो ये बात आपको अच्छी प्रकार से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अपना 7वां है, प्लासी का युद्ध कब और कहाँ और किस कारण से हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून ये 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल का जो नवाब था और जो उनके फ्रांसीसी सहयोगी थे उन पर, जो सहयोगियों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक जीत हासिल की थी और यह जीत है जो मीर जाफ़र के दल बदल से संभव हो पाई थी। ठीक है, और नवाब सिराजुद्दौला जो था वो आपके यहाँ का जो प्रधान सेनापति था। तो इन चीज़ों को आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध का कारण क्या था। तो टीपू सुल्तान आप सभी को पता होगा, इसको शेर ए मैसूर के नाम से जानते हैं। शेर ए मैसूर के नाम से किसको जाना जाता है, तो टीपू सुल्तान को जाना जाता है। टीपू सुल्तान की जो तलवार है वो किसकी बनी हुई थी, कमेंट करके बताना आपको कि टीपू सुल्तान की जो तलवार है वो किसकी बनी हुई थी। टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में 4 बार युद्ध हुए थे। कितने बार युद्ध हुए थे, 4 बार युद्ध हुए। तो देखो इसमें ये आपको याद रखना है कि जो टीपू सुल्तान का जो राज्य था मैसूर राज्य, ये कहाँ के शासक थे, मैसूर के थे। और अंग्रेज़ जो थे वो इस मैसूर राज्य को हड़पना चाहते थे। 3 बार तो ये अपने पिताजी से युद्ध करे थे। 3 बार तो अंग्रेज़ों ने इनके पिताजी के साथ में युद्ध किया था। इनके पिताजी का नाम भी आपको अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। और फिर ये जो इसमें युद्ध हुआ था लास्ट में, हर बार जो आंग्ल मैसूर की एक संधि हो जाती है और फिर वो जो समाप्त हो जाता था। लेकिन बाद में जो टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था और मैसूर जो फिर अंग्रेज़ों के अधीन में आ गया था। तो ये आपको इसका कारण लिख लेना। अगला प्रश्न आपका है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत क्यों आना चाहती थी। देखो कोई भी व्यापारिक कंपनियां हैं यूरोप वाली, वो भारत इसलिए आना चाहती थी कि वे भारत से सस्ती कीमत में वस्तुएं खरीदें, यहाँ से चीज़ें सस्ती कीमत में खरीदें और फिर ये यहाँ से वापस यूरोप में ले जाकर उनको ऊंची दाम में, ऊंचे कीमत में बेचें। इसकी जो व्यापारिक संभावना के कारण वे भारत की ओर आकर्षित हो रही थी और सभी कंपनियाँ भारत की ओर आना चाहती थी। अगला प्रश्न है, धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। देखो धात्विक खनिज को गलाने से धातु प्राप्त होती है जबकि अधात्विक खनिज को गलाने से धातु प्राप्त नहीं होती हैं। धात्विक खनिज जो होते हैं वो कठोर होते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा धातुएं कठोर होती हैं और वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, इसी कारण उनकी घंटियाँ बजाई जाती हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, धातुओं को पीट कर जो चद्दर बना सकते हैं वो जो इनको चद्दर बना सकते हैं। धातुओं का तन्यता का गुण पाया जाता है, धातुएं जो तन्यता पाई जाती है इनको तार बना सकते हैं। तो ये प्रमुख कारण है आपके धात्विक खनिज में। और अधात्विक खनिज में ये तन्यता नहीं पाई जाती है, भंगुर होते हैं, पीटने पर ये टूट जाते हैं। ठीक है, ये चमकीली नहीं होती हैं, अधात्विक खनिजें चमकीली नहीं होती हैं। ऐसा आपको इनका उत्तर लिख लेना। अगला प्रश्न फिर आपकी ये कि नील विद्रोह कब और कहाँ पे हुआ था। तो नील का जो विद्रोह हुआ था वो नील विद्रोह किसानों के द्वारा किया गया था, एक आंदोलन था पहले
जो कि बंगाल के जो किसान थे उनके द्वारा किया गया था ये। और ये कब हुआ था? ये 1859 में हुआ था, 59-60 में, 1859-60 के लगभग में हुआ था ये। और कहाँ पे हुआ था ये? बंगाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये? बंगाल में हुआ था। नील एक प्रकार की जो फसल होती है जो वहाँ के लोगों को मजबूर है जो करनी पड़ती थी। तो ये नील की खेती उगाने के लिए वहाँ पे मालिकों ने जिनको मजबूर किया था। और नील की खेती करने से वहाँ की जो खेत होता है वो बहुत ही अनुपजाऊ हो जाता है, बंजर हो जाता है। इस कारण लोग, वहाँ के किसानों ने इसका विरोध किया था और 1859-60 में ये बंगाल में एक नील विद्रोह के रूप में जाना गया। नेक्स्ट है, बंगाल के रैयतों ने नील की खेती से इनकार क्यों किया था? ये वही कारण है कि नील की खेती करने से वहाँ पर जो इनका जो खेत है वो बंजर होता जा रहा था। उसकी जो नील की जो फसल होती है वो मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति होती है इसको धीरे धीरे समाप्त कर देती है, तेज़ी से ख़त्म कर देती है। और नील की फसल होने के बाद भूमि पर जो कोई दूसरी फसल नहीं बो सकते हैं। एक बार अगर आपने नील की खेती कर ली तो उसके बाद में वहाँ पर दूसरी फसल को ये जो उपलब्ध अच्छी प्रकार से इसका जो उत्पादन नहीं देती है। तो इस कारण ये जो बंगाल के रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय बाजार में भारतीय नील की मांग क्यों? तो यूरोप के बाजार में भारतीय नील की मांग क्यों थी? इसका कारण ये कि यूरोप के लोग भारतीय नील के जो रंगे कपड़े वो पहनना चाहते थे। नील एक नीले रंग का होता है, इसमें नीले आपने देखा होगा, नीला रंग का होता है ये। और ये नीले रंग के कपड़े जो भारतीय द्वारा जो कपड़े होते हैं वो विदेशी लोग, यूरोप के लोग पहनना चाहते थे। इस कारण से यूरोपीय बाजार में भारतीय नील की मांग बढ़ गई थी। नेक्स्ट है, जनजातीय समूह किस तरह से जीवन यापन करते थे? वो जंगलों में ही अपना जो जीवन यापन करते हैं। अगला प्रश्न आपके ये है कि झूम खेती किसे कहा जाता है? झूम खेती किसको कहते हैं? झूम खेती के दो, या इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। तो इसमें जंगलों को, बड़े भाग को जो जला करके उसकी जगह पे जो खेती की जाती है उसको हम झूम खेती कहते हैं। महाराष्ट्र में इसको बेवड़ कहा जाता है, मध्य प्रदेश में इसको बेवड़ के नाम से जाना जाता है, बेवड़ के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन कानून का आदिवासी समूह पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखो, जब वन कानून बदले तो जनजातीय लोगों का जो जीवन है वहाँ पर भी भारी प्रभाव पड़ा था। औपनिवेशिक शासक जो थे इन्होंने जंगल को, जो राज्य है उनकी संपत्ति घोषित कर दिया था और आरक्षित जंगलों के लकड़ी का उत्पादन शुरू कर दिया था, जिससे कि अंग्रेज़ों को जो तलाश थी। हालांकि उन जंगलों में जो जनजातियाँ प्रतिबंधित थी, जहाँ पर जो झूम खेती करने की अनुमति उनको नहीं दी जाती थी। तो बहुत सारा प्रभाव जो इनके जीवन पर पड़ा था। अगला प्रश्न है, 1857 का सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह कैसे बना? तो मई 1857 में जो विद्रोह शुरू हुआ था भारत में, उसने भारत में जो कंपनी का अस्तित्व वो खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू हुआ था ये 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी इसकी शुरुआत। और अपने राजस्थान में नसीराबाद से, राजस्थान में कहाँ से शुरू हुआ था ये आंदोलन? ये नसीराबाद से शुरू हुआ था। तो मेरठ से इसकी शुरुआत होती है और उत्तर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ये धीरे धीरे फैल गया था। समाज के विभिन्न तबकों के जो बहुत सारे लोग इस विद्रोह में जुड़ गए थे और धीरे धीरे ये सैनिक जो विद्रोह था वो जन विद्रोह के रूप में बदल गया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के बाद दो प्रमुख बदलाव कौन कौन से आए थे? तो एक तो जो भी ब्रिटिश अधिकारी थे, अंग्रेज थे, वो पहले से ज़्यादा सजग हो गए थे। उन्होंने भारतीयों के साथ जो बातचीत करना है जो शुरू कर दी थी। इसके अलावा पहले से जो इससे पहले इन्होंने विद्रोह करने वाली सेना थी इसको भंग कर दिया था और उसके आधार पर इन्होंने नई जो सेना बना ली थी। इसके साथ ही एक भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल का जो क्या बना दिया था? भारत का वायसराय बना दिया था। भारत का अंतिम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, जो कि भारत का पहला वायसराय भी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर है अपना ये 20वां क्वेश्चन है कि भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? तो ये अपने मुंबई में स्थापित की गई थी, बम्बई में, बम्बई के दो या मुंबई के दो। ये 1853 में स्थापित की गई थी, 1853 में। ये सबसे पहले भारत में सूती वस्त्र मिल यही स्थापित की गई थी। भारत का सबसे जो पुराना जो उद्योग है वो प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग ही है, याद रखना इसको। और राजस्थान में सबसे पहले जो स्थापित की गई थी वो ब्यावर में स्थापित की गई थी। ब्यावर जो कि भी अलग से जिला बन चुका है, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। शेर दामोदर दास राठी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी सूती वस्त्र मिल की। नेक्स्ट है, साकची को किन कारणों से इस्पात कारखाने के लिए चुना गया? तो देखो, साकची वो स्थान है जहाँ पर जो भारत का पहला इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था, जो कि जमशेदपुर, टाटा नगर, ये अपने झारखंड में आता है। तो किस कारण से साकची को ये जो इस्पात उद्योग के लिए चुना गया था? इसका कारण ये कि जहाँ पर देखो आप ये लगा रहे हो ये चीज़, ये उद्योग लगा रहे हो, तो उस स्थान पे इसकी जो कच्चा माल है वहाँ पे परिवहन है, इसके अलावा आपकी जो
ईंधन है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलनी चाहिए, तभी जाके आप जो वहाँ पे इसको उद्योग के रूप में लगा सकते हैं। तो कोयला वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर उपलब्ध थी, कच्चे माल की जो आवश्यकता थी वो भी यहाँ पे उपलब्ध थी, मैग्नीज, डोलोमाइट सारी चीज़ें, चूना पत्थर वगैरह सारा चीज़ यहाँ पे उपलब्ध था। इस कारण से जमशेद जी ने साक्ची को यहाँ पे इस्पात के लिए उद्योग लगाने के लिए चुना था। तो ये बात आपको अच्छी प्रकार से याद कर लें। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि जीवन में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी पहलुओं को धर्म से अलग रखना। धर्म को विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला माना जाता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि धर्म से अलग होना या धार्मिक आधार का नहीं होना। नेक्स्ट है आपके भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो भारत का अपना कोई धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। भारत किसी भी एक धर्म को जो विशेष तौर पर प्रमोट नहीं करता है, तो इसलिए भारत को जो धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। और भारत में सभी धर्मों का आदर किया जाता है। सभी धर्मों के लोगों के जो कोई सा भी धर्म मानने का अधिकार है, उनको मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो आप जो कोई सा भी जो धर्म है उसको उसमें अनुकरण कर सकते हैं, उसको अपना सकते हैं, लेकिन किसी भी धर्म की आप बुराई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है। वयस्क मताधिकार, आप जानते हैं कि मताधिकार का मतलब होता है वोट देना। मत अधिकार का मतलब क्या होता है? वोट देना। तो वोट देने की जो न्यूनतम आयु है अपने भारत में वो 18 साल तय की गई है। तो 18 साल से ज़्यादा के सभी व्यक्ति जो वोट देने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, तो उसको हम वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष रखी गई है, याद रख लेना इसको। इसके अलावा आपको याद रखना है, जैसे भी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, अपने राजस्थान में भी 2 चरणों में चुनाव है। एक 19 अप्रैल को चुनाव है, एक आपका 26 अप्रैल को चुनाव है। तो यहाँ पर जो लोकसभा के चुनाव होंगे, यानी कि अब जो लोकसभा का जो सदस्य होता है उसको सांसद कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। आपके सांसद का नाम क्या है? कमेंट करके बताना। और विधानसभा का जो सदस्य होता है उसको विधायक कहते हैं। तो आपके विधायक का नाम क्या है, ये भी आप कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है संसद के 2 प्रमुख कार्य कौन से हैं। तो वैसे तो संसद के कई सारे कार्य है। जैसे पहला कार्य तो ये है कि संसद का काम है कानून बनाना। पहला काम क्या है? कानून बनाना। कानून बनाने का जो कार्य है वो संसद के द्वारा ही होता है। कोई सा भी प्रस्ताव पास करना है, नियम बनाना है, कानून बनाना है, तो या फिर वो आपके इसके संसद के द्वारा ही होता है। किसी राज्य या किसी राज्य का नाम बदलना है, किसी राज्य की स्थापना करनी है, कोई नया राज्य बनाना है, तो ये काम आपके संसद का ही होता है। संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो होता है निम्न सदन, एक होता है उच्च सदन। निम्न सदन लोकसभा वाला होता है और उच्च सदन होता है राज्यसभा वाला। ठीक है, राज्यसभा में 545 सदस्य होते हैं और इसमें आपके कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम। निम्न सभा में 245 हो सकते हैं। तो टोटल इस प्रकार से आपके जो आंसर याद रख लेना है इनको। अगला प्रश्न है घरेलू हिंसा से क्या समझते हैं। घरेलू हिंसा का मतलब ये होता है, घरेलू हिंसा यानी कि जीवन साथी या साथी पर अधिकार और नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से किया जाने वाला कोई सा भी व्यवहार हो, वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। ये विभिन्न रूप में हो सकता है। घरेलू हिंसा की शिकार है जो अधिकतर महिलाएं होती हैं, महिलाएं जो घरेलू हिंसा का शिकार हो जाती हैं। नए कानून किस तरह से बनते हैं। नए कानून किस तरह से बनते हैं? तो देखो, कोई सा भी कानून बनाना, तो कानून बनाने का काम कहाँ पे होता है? संसद में होता है। तो कोई सा भी कानून बनाना हो तो देश में कोई भी कानून बनाने के लिए सरकार है जो संविधान में जो शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग करती हैं। और कोई भी विधेयक कानून तब बनता है जब वो पहले तो लोकसभा में पास होता है, पहले वो लोकसभा में पास होता है, फिर वो राज्यसभा में पास होता है। लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, फिर इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, राष्ट्रपति उसको मंजूरी देता है। ये 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है। ठीक है, तो ये इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद में कोई भी कानून है जो कानून बनता है। लोकसभा में पहले, फिर राज्यसभा में, फिर आपके राष्ट्रपति, इसके बाद में जो वो कानून तैयार होता है। अच्छा, अभी भारत के जो राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति का नाम कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट है अपराध की जांच में पुलिस की क्या भूमिका होती है। तो अपराध के जांच में एक महत्वपूर्ण पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका, किसी भी अपराध के घटित होने की शिकायत की जांच करना, जो जांच में जो गवाह इनके बयान है उसको दर्ज करना और उन पर साक्ष्य जुटाना, क्या जो कार्य हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। जांच के आधार पर पुलिस एक राय बनाती है। अगला प्रश्न आपके फौजदारी कानून में गिरफ्तार व्यक्ति को कौन सा अधिकार होता है। तो ये अधिकार होता है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वो अपनी गिरफ्तारी या हवालात की सूचना और अपने किसी भी मित्र को जो गिरफ्तारी हवालात में रखे जाने के तुरंत बाद सूचित किए जाने का जो अधिकार है वो उसको जो मिलता है, कि वो उसको किस कारण जो गिरफ्तार किया गया है वो जानने का उसको अधिकार होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलितों आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया? तो अधिनियम बनाया गया था आदिवासी मांगी अधिनियम 1889। आदिवासी मांगी अधिनियम 1889 बनाया गया था, 1989, 1889 नहीं 1990। नेक्स्ट है फिर आपकी संविधान के अनुच्छेद 15 में अस्पृश्यता के खिलाफ क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 15 ये कहता है कि किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर आप जो उसके भेदभाव नहीं कर सकते। ये अस्पृश्यता का उन्मूलन के रूप में जाना जाता है। तो ये आप अनुच्छेद 15 में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि जन सुविधा में कौन कौन सी सुविधाएं आती हैं? तो जन सुविधाएं वो होती हैं जो हमारी आधारभूत जो मूलभूत ज़रूरत होती है उनको पूरी करती है। भारतीय संविधान में एक तो पानी को, एक स्वास्थ्य को और एक शिक्षा को जन सुविधाओं के क्षेत्र में माना गया है। तो ये बात आपको अच्छे से देख लेना, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा ये आपकी जन स्वास्थ्य की सुविधाओं में आती हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है? तो देखो इसका कारण है भौगोलिक कारण। एक तो होता है भौगोलिक कारण से भी जो जनसंख्या का असमान वितरण होता है। जैसे अपने राजस्थान की ही बात कर लें तो अपने राजस्थान के जैसे ये वाला अपना राजस्थान है, जैसे इस प्रकार से अपना राजस्थान है ये, तो यहाँ पर ये वाला जो इलाका ये अरावली वाला इलाका है। इधर ये आपके पूर्वी मैदान है, इधर आपका रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान में जो लोग हैं वो कम निवास करते हैं। इसका कारण क्या है? वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं उनकी आवश्यकता जो होती है उसकी कमी है, पानी वगैरह है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको कम दिखाई देता है। इस कारण से लोग भी वहाँ रहना कम पसंद करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जहाँ पर है जो इसका भौतिक जो असमान वितरण है वो भौगोलिक विभाग के ऊपर निर्भर करता है। जहाँ जो मूलभूत सुविधा है, शिक्षा, स्वास्थ्य है, पानी है, तो वहाँ पर जो लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में फूड पार्क कहाँ विकसित किए गए? तो ये फूड पार्क जो विकसित किए गए वो आपको याद रखना है। एक तो अजमेर में फूड पार्क विकसित किया गया, एक तो अजमेर में कहाँ पे विकसित किया गया? अजमेर में आपका जो रूपनगढ़ है वहाँ पे विकसित किया गया। इसके अलावा आपको कोटा है, जोधपुर है, एक अलवर है, एक आपका श्री गंगानगर, यहाँ पर जो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के नाम लिखिए। तो सरकार के द्वारा जो संचालित योजना उनमें आप नाम लिख सकते हैं, जैसे अन्नपूर्णा रसोई योजना है। इसके अलावा आप नाम लिख सकते हैं आयुष्मान भारत योजना है, और भी जो सरकार की योजना है उनका नाम इसमें लिख सकते हैं। PM श्री योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री स्कूल वाली योजना है। नेक्स्ट है आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग का संक्षिप्त वर्णन करना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कि अपने राजस्थान की चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, ये गंभीर और इसमें बेड़स नदी के संगम पे बना हुआ है। और राजस्थान का जो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट इसको कहा जाता है, लोग यहाँ पे निवास करते हैं। इस दुर्ग में जो 7 प्रवेश द्वार हैं, इसके ऊपर विजय स्तंभ बना हुआ है, कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, और इसमें कई सारे जो आपके मंदिर वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो और भी अपने इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। 3 बार इसके ऊपर आक्रमण हुए थे। इन सभी की जानकारी आप इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में लिख सकते हैं। इसका जो प्रवेश द्वार है वो पाडन पोल कहलाता है। इसका प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? पाडन पोल कहलाता है। नेक्स्ट आपके राजस्थान में हवेलियों का कहाँ की प्रसिद्ध है? तो हवेली आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जैसलमेर की प्रसिद्ध है। हवेलियाँ जैसलमेर की प्रसिद्ध है, जैसलमेर जिले की हवेलियाँ प्रसिद्ध है। एकीकरण से पूर्व किन्हीं 4 प्रमुख रियासतों के आपको नाम बताना है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कोटा बूंदी, जो भी 19 रियासत थी। कितनी रियासत थी अपने एकीकरण से पहले? 19 रियासत थी और 3 ठिकाने थे। 19 रियासतों में आप उदयपुर लिख सकते हैं, मेवाड़ लिख सकते हैं, जयपुर लिख सकते हैं, जोधपुर लिख सकते हैं, कोई सा भी नाम इसमें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं वो उसका जनघनत्व के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है फिर आपके राजस्थान की विभिन्न जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? इसमें आप जनजातियों के बारे में लिख सकते हैं। भील लिख सकते हैं, भील, मीणा, डामोर, इसके अलावा भील, मीणा, डामोर, सहरिया। ये सहरिया जो जाति है वो आपकी किशनगंज और बारा है वहाँ पे निवास करती हैं। डामोर ये सिमलवाड़ा, डूंगरपुर में निवास करती हैं। मीणा लगभग पूरे राजस्थान में, अधिकतर जो जयपुर वगैरह ये दौसा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं। भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, ठीक है, जो कि बिल शब्द से ये बना है। इसके अलावा आपको याद रखना है सांसी जो जनजाति है वो आपके जो भरतपुर जिला है, भरतपुर जिले में ये निवास करती हैं सांसी जनजाति। एक और याद कर लेना इसमें, भील हो गया, मीणा हो गया, गरासिया है, एक और गरासिया याद कर लेना इसमें।
गरासिया ये सिमलवाड़ा, आबू, जो माउंट आबू वगैरह ये यहाँ पे पाए जाते हैं गरासिया जनजाति। नेक्स्ट है राजस्थान के वस्त्र उद्योग पर टिप्पणी लिखी है। तो राजस्थान में वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के वस्त्र जो अपने राजस्थान में देखने को मिलते हैं, अलग अलग वस्त्र जो है आपको याद रखना है। सूती वस्त्र मिल सबसे पहले ब्यावर में लगी थी। फिर आपकी मैप पूछा जाएगा, मैप में आपको यहाँ पे पर्यटन स्थल को बताना है। जैसे कोई आपको पूछ ले कि इसमें आमेर का किला कहाँ पे, तो आमेर का जो किला है वो आपको जयपुर में बनना है। कहाँ पे बनना है? ये जयपुर में। यहाँ ये जयपुर है, यहाँ पर ये जयपुर है, यहाँ पे क्या है? जयपुर है। आपको जयपुर भी याद हो जाएगा और इसमें आमेर का किला भी हो जाएगा, तो आमेर दुर्ग हो जाएगा, ये आमेर दुर्ग। इसके अलावा दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ये सिरोही में स्थित है, तो इसको आपको सिरोही में भर देना है। सिरोही में आपको यहाँ पे सिरोही में दिलवाड़ा के जैन मंदिर भर देना है। सहेलियों की बाड़ी आपके उदयपुर में आती है। सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? तो सहेलियों की जो बाड़ी है वो आपकी उदयपुर में बनी, तो उदयपुर में आप भर देंगे इसमें सहेलियों की बाड़ी, उदयपुर। उदयपुर में भर देंगे यहाँ पे सहेलियों की बाड़ी। पटों की हवेली आपके जैसलमेर जिले में, ये जो जिला है वो आपका जैसलमेर जिला है। ये जिला कौन सा है? ये जैसलमेर है, सबसे बड़ा जिला है। ये ऊपर गंगानगर हनुमानगढ़ है और ये नीचे जो आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। और ये इधर आपके धौलपुर और भरतपुर, करौली ये वाले ज़िले आते हैं। ये बीच में आपका चूरू हो जाएगा, ये चूरू। और ये अजमेर ज़िला है, ये फिर आपका राजसमंद ज़िला है, ये पाली ज़िला है, ये आपकी सिरोही है, ये बाड़मेर है, ये फिर आपका जैसलमेर है, ये बीकानेर है, ये जोधपुर है, ये और ये हनुमानगढ़ है, ये चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है। तो ये सारे ज़िलों के नाम आपको अच्छे प्रकार से देख लेना। इधर देखेंगे तो ये आपकी झालावाड़ है, झालावाड़ है आपके, ये कोटा है, बारा है ये, और बूंदी है, ये चित्तौड़गढ़ है, ये भीलवाड़ा है, ये चित्तौड़गढ़ है, ये प्रतापगढ़ है, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। तो ये तमाम प्रकार के जो ज़िले आपको अच्छे प्रकार से भरना आना चाहिए। ठीक है, ये एक पाली ज़िला है और एक आपकी ये अजमेर ज़िला है। फिर आपके बड़े क्वेश्चन है वो तो आपको किताब में से देख के याद करने पड़ेंगे। खिलाफत आंदोलन के बारे में बताना है, दांडी मार्च की भूमिका बतानी है, कर्नाटक में अंबाबाई के राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका बतानी है, मर्दा संरक्षण किसे कहते हैं, मर्दा अपरदन किसे कहते हैं, रोकने की विभिन्न विधियों के नाम लिखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। मर्दा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, जैव मंडल किसे कहते हैं, प्राकृतिक और वन्य जीव संरक्षण का संबंध बताना है, न्यायपालिका के संबंध में आपको भूमिका बतानी है, और लोकतंत्र की क्या भूमिका है, न्यायपालिका के प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है, और भारत के आंदोलन में अदालतों में संरचना बतानी है, भारत अदालत में न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है, 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे, ये वाला इंपॉर्टेंट है, और 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, ये दोनों आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपके 1857 की क्रांति में अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह का प्रमुख योगदान बताना है। भारतीय इतिहास को जेम्स मिल में कितने कालखंडों में विभाजित किया था, आपको प्रत्येक का वर्णन भी करना है। भारतीय वस्त्र उद्योग के पतन का कारण क्या था, वर्णन करना है। भारत में लौह और इस्पात उद्योग का उदय का प्रमुख प्रभास डालिए। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, महात्मा गांधी ने उक्त विचार पर स्पष्ट कीजिए। और महात्मा गांधी ने किस प्रकार से जो शिक्षा के पक्षधर थे इसका विस्तार से वर्णन करना है। स्त्री शिक्षा के विरोध के पक्ष में लोग क्या कारण बताते थे, वर्णन करना है। एकीकरण के संबंध में आपको जो विभिन्न चरणों का उल्लेख करना है। और ये इस प्रकार से आपको जो पूरा अपना जो राजस्थान का जो क्वेश्चन आंसर है उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। देखो अपने आप में से कई सारे विद्यार्थियों ने जो प्रश्न के पिछले वीडियो में भी कमेंट किए थे, इनमें से कुछ विद्यार्थी का नाम मैं आपको यहाँ बताता हूँ। और ये सारे वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने पिछले वीडियो में कमेंट किया था, और इनके भी नाम मैं आपको लेके बताऊंगा। ये अपने विज्ञान का तो देख ही लिया होगा, सामाजिक का आज अपलोड कर दिए हैं। विज्ञान के अलावा आपके जो हिंदी का मैंने पहले अपलोड कर रखा है, इंग्लिश का कर रखा है, गणित का हो गया है, अब बचा आपका संस्कृत का। तो 1-2 दिन में मैं आपके संस्कृत का भी अपलोड कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐप को डाउनलोड कर लेना। तो ये अपने कुछ वो स्टूडेंट है जो कि हर बार आपको जो इनका वीडियो के नीचे कमेंट देखने को मिलेगा। कौन कौन से स्टूडेंट है हम इसमें देख लेते हैं। और इनको मैं नाम दे रहा हूँ राइजिंग स्टार। ये अपने यूट्यूब चैनल, अपना जो यूट्यूब परिवार इसके राइजिंग स्टार हैं। 8th क्लास की वो स्टार है जो आपको आने वाले दिनों में जो अपने रिजल्ट के माध्यम से चमकते हुए दिखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप भी इसी प्रकार से मेहनत करेंगे और आपका भी रिजल्ट है वो 80 अबव 80 रहेगा, 100 अबव 100 आपका रिजल्ट रहने वाला है। तो मेरी आपको सभी को शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार से तैयारी करते रहें ताकि सभी के जो रिजल्ट में इसी प्रकार का जो आपको रिजल्ट देखने को मिले। कौन कौन से स्टूडेंट हैं इनका आप नाम इसमें देख लेते हैं। एक तो चिराग दादीची, बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि हर बार ये जो अपना आंसर है वो हर वीडियो के नीचे कमेंट करता है। ये सारे वो विद्यार्थी हैं, ये सारे के सारे नाम वाले। इनके अलावा भी कई सारे विद्यार्थी हैं जिनके नाम, जिनकी आईडी के ऊपर उनका नाम मेंशन नहीं है, उस कारण उनका नाम यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो
तो अगर आपकी आईडी में आपका नाम नहीं है तो आप वीडियो के कमेंट करते समय आप अपना नाम ज़रूर लिख दिया करें, ताकि आपका भी नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो ये राजसमंद से हैं चिराग दादीच और सचिन शर्मा है ये। इसके अलावा सुमित्रा नायक है चूरू से। पहले इनका नाम आईडी में लीला नायक था, फिर इन्होंने कहा कि मेरा नाम ये लीजिए, तो फिर अपना नाम लिख लिया ये चूरू से सुमित्रा नायक। अलवर से हैं तारिक खान, जो कि अपने बेहतरीन स्टूडेंट है। ये भी हर वीडियो के नीचे इनका कमेंट आपको मिल जाएगा। सचिन शर्मा, इनका भी वीडियो के नीचे आपको कमेंट ज़रूर मिलेगा। उषा ठक्कर, बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट है ये, गंगानगर ज़िले से है, फ्रॉम गंगानगर। शोभाराम और तरुण राव ब्यावर, ये ब्यावर से जो स्टूडेंट है ये भी अपना बहुत ही शानदार स्टूडेंट है तरुण राव। हर वीडियो के नीचे इनका आपको उत्तर मिल जाएगा, और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ सभी के उत्तर ये कमेंट करके दे देते हैं। हर्ष बेनीवाल भी बेहतरीन स्टूडेंट है। दिलखुश गुजर है। गोपाल राम गेमिंग, ये गोपाल राम गेमिंग भी बहुत सारे जो प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कनक पवार का तो आप पूछे मत, हर वीडियो के नीचे इसका उत्तर आपको देखने को मिलेगा। कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लो, जवाब आपको हाजिर मिलेगा। परसाराम सांचोर, मुझे इनका नाम लेते हुए गर्व महसूस होता है कि क्या अपने स्टूडेंट है, इनके जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ उनका उत्तर ये कमेंट करके बता देते हैं। फिर आपके कनक पवार ब्यावर से, ये भी इनका हर वीडियो के नीचे उत्तर मिल जाएगा। प्रकाश कड़वासरा है, मीना गुजर है, हेमंत FF है, चरणजीत सिंह है, लक्ष्मण कुमार है। भाविका नीनामा बांसवाड़ा से है। कोमल कंवर है, कोमल कंवर का भी उत्तर आपको हर वीडियो के नीचे मिल जाएगा। फिर आरती वर्मा के भी उत्तर आपको हर वीडियो के नीचे मिलेंगे। इसके अलावा नरपत चौहान के भी जो प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे। लक्की राम है, राम कुंवर दुकिया नागौर से हैं, शैतान सिंह है, नरेंद्र परिहार है, अंकेश पांचाल है, शंकर लाल नाथ है। ये शंकर लाल नाथ के भी वीडियो के नीचे आपको उत्तर ज़रूर देखने को मिलेंगे। हिमांशु जानी, बहुत ही अपना अच्छा स्टूडेंट है ये भी, इनके भी वीडियो आपको अपने कमेंट के माध्यम से इनके भी उत्तर आपको देखने को मिल जाएंगे। महेंद्र मेघवाल है, श्रवण कुमार के भी आपको हर वीडियो के नीचे उत्तर मिलेंगे। बजरंग लोहिया है, रमेश चंद्र प्रजापति हैं, अजय पाल सिंह भाटी हैं, रामकरण यादव हैं, दिनेश चौधरी है, विके गुजर हैं, कोमल कंवर हैं, मुकेश सिंह राव हैं, धर्मेश शर्मा हैं, दिनेश चौधरी हैं, पलक धाकड़ हैं, चित्तौड़गढ़ से प्रकाश माली हैं, और आयुष बालोटिया हैं, श्रवण चौधरी हैं, BL जाट हैं। इसके अलावा अजय सैनी, देव कुमावत हैं, रीना हैं, राजेंद्र कुमार हैं, लक्ष्य सिंह, सुखदेव भाटी, संजीव दोरात्ता, कोटपुतली, अशोक गोदारा, मोहम्मद हुसैन, हेमंत, महावीर सिंह, ये निमो फैंस नाम से आईडी है, तो उनके द्वारा भी कमेंट किए जाते हैं। जसवंत सिंह है, सचिन कुंडला, सुरेश बरवड़, दलपत सिंह, अनीता यादव, मोतीराम चौधरी, अंकित सिक्कर, संगीता कुमारी और विक्की, इमरान खान है, हेमंत है, दिलराज मीना है, DK इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, हिमांशु जानी है। ये वो सारे अपने स्टूडेंट हैं जिनके नाम आपको हर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेंगे, और हर बार ये वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना उत्तर देते हैं। उम्मीद करता हूँ सामाजिक का ये प्रश्न उत्तर का जो वीडियो आपको काफ़ी आपकी हेल्पफुल रहेगा। आने वाले आपकी जो पेपर होने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर, उसके लिए मैंने आपके सभी विषय के लगभग मॉडल पेपर अपलोड करके एक बार आप ज़रूर देख लेना, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा उनसे। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करनी, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आप ये वीडियो कौन से ज़िले से देख रहे हैं, आपका विद्यालय का नाम क्या है, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, आपके स्कूल का नाम लिखना एक तो, और एक आपको जो कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है पढ़ने में, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना, और उनको भी बताना कि जैसे जैसे आपके पेपर होंगे मैं आपके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अपलोड करूँगा, तो उनको आप ज़रूर देखना, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो निश्चित रूप से आपके आगे भी फ़ायदा आपको मिलता रहेगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।